हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी जिन बच्चों ने लिया होगा, जो कि समाज शास्त्र इसको हिंदी में बोलते हैं, तो उन बच्चों का बीए सेकेंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसको हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो आपने अगर सिलेबस को नहीं देखा है तो उस सिलेबस को देखिए कि आखिर सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, उसी के बिहाफ पे आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो देखिएगा बच्चों, बीए सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट जो है उसमें आप देखिएगा आपका पहला टॉपिक होता है क्या कि आपको भारतीय समाज की विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना होता है, और दूसरा है भारतीय समाज में जो विविधताएं पाई जाती है उसके बारे में पढ़ना है। तो दो टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं आपको यूनिट फर्स्ट में। तो पहला टॉपिक जो है ना, भारतीय समाज की विशेषता, उसको आइए देखेंगे। आपने अगर बीए सेकेंड सेमेस्टर के कोई भी बच्चे जिन्होंने एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी किसी भी रूप में आपने सोशियोलॉजी को लिया है तो आपके लिए ये वीडियो है और आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो देखिए, इसका नाम ही है आपके पेपर का सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय समाज शास्त्र। यही आपको पढ़ना है, भारतीय समाज शास्त्र को पढ़ना है। तो चलिए बिना विलंब के इस चीज़ को समझते हैं कि भारतीय समाज शास्त्र में आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है भारतीय समाज की विशेषताओं को, तो उसमें किन किन तरह से आपको चीज़ों को पढ़ना है, कैसे समझना है, उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं और चीज़ों को समझाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ें ये देखिए बच्चों, आप अगल बगल में अपना देखिएगा, जितनी भी चीज़ें बोलेंगे आपके समाज से रिलेटेड है, आप अपने अगल बगल को ध्यान में रखते हुए चलिएगा, तभी ये चीज़ें और भी आसानी से आपको समझ में आएंगी और आप आसानी से इसको समझ पाइएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ें ये जानिए बच्चों कि आपके समाज में क्या है, अगल बगल आप जो भी चीज़ें देखते हैं तो उसमें आप देखिएगा बहुत तरह की डाइवर्सिटी आपको देखनी पड़ती है, देखने को मिलती है। तो यही तो हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी भारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत में जो डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, यह तो एक विशेषता है ही। इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ कई एक धर्म, जाति, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो इसकी विशेषताएं हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन जब आप लिखिएगा, आपसे हो सकता है क्वेश्चन बने, आपसे पूछेगा भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, तो ये क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो उसका आंसर इसी तरह लिखना है जिस तरह हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है। भारत एक विशाल देश है, जो कि आपको भी पता है कि भारत का क्षेत्रफल जो है बहुत बड़ा है, चूँकि इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे भी कि भारत विशाल है तो कैसे है, ठीक है। भारत में विभिन्न प्रकार की जाति और धर्म, संस्कृति तथा इसकी भौगोलिक स्थिति में भी भिन्नता देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे कई एक जाति धर्म के लोग रहते हैं जिसकी भौगोलिक स्थिति में भी विभिन्नता देखने को मिलती है, जो भारत की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यानी कि यहाँ की डाइवर्सिटी जो आप है, यानी डाइवर्सिटी का मतलब होता है ना, विविधता का मतलब होता है ना बच्चों, एक चीज़ नहीं अनेक चीज़। यानी भारत में आप जब देखिएगा, ऐसे सोचिए कि आप खाना खाने बैठे हैं तो आप खाली दाल चावल थोड़ी खाते हैं, दाल चावल सब्जी अचार पापड़ कुछ भी खा सकते हैं, सलाद, ये तमाम चीज़ों का यूज करते हैं। मतलब एक साथ आप खाना खाने बैठे तो कई एक चीज़ों को खाए। तो इसी तरह भारत के समाज में कई एक तरह की विविधताएं देखने को मिलती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक कोट आप याद रखिएगा, दो कोट आपको बता देते हैं, दो राइटर का, तो उसको ध्यान में रखिएगा। जब आप आंसर लिखिएगा तो इनका यूज कीजिएगा, ठीक है। तो पहला है एम.एन. श्रीनिवास का एक कोट है कि भारतीय सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषता इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। यानी कि ये बोलते हैं ना कि भारतीय समाज की जो प्रमुख विशेषता ये है ना कि यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक जो विविधताएं पाई जाती है वही इसकी प्रमुख विशेषता है, ये बोलते हैं एम.एन. श्रीनिवास। दूसरा जो इस पे कोट है वो याद रखिएगा द्युमो का, ये बोलते हैं श्रेणी को भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता मानते हैं। यानी कि भारत में जो श्रेणियाँ विभाजित है, यानी कि भारतीय समाज जो श्रेणियों में विभाजित है, यही इसकी प्रमुख विशेषता है, ये द्युमो बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, जब भी आंसर लिखिएगा तो वहाँ पे आप इसका मतलब चर्चा जरूर कर दीजिएगा, ठीक। आ जाइए अगली चीज़ों को समझ लीजिए आप। अब देखिए भारत में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती है, अब उसको एक एक करके समझिए, ठीक है। तो कई एक विविधताएं हैं जिसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं और समझते हैं, इसको आसानी से समझिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जितनी चीज़ें बताएं उसको खाली सोचिएगा, अपने समाज के अगल बगल के चीज़ों से सोच लीजिएगा। तो पहली विशेषता इसकी है विविधता में एकता। विविधता का मतलब होता है ना डाइवर्सिटी। तो भारत के समाज में डाइवर्सिटी पाया जाता है कैसे बच्चों, अभी इसको इस तरह समझिएगा बच्चों। देखिए आपके अपने अगल बगल में देखिएगा, आप मान लीजिए हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे तो आपके अगल बगल में कोई मित्र होंगे जो कि मुस्लिम होंगे और वो ईसाई धर्म इस्लाम को मानते होंगे, माफ़ कीजिएगा। कोई सिख होंगे तो वो सिख धर्म को मानते होंगे, कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है, ये आपके अगल बगल में देखने को मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो गया ना बच्चों कि भारत के समाज में कई एक तरह के लोग रहते हैं और उसकी कई एक तरह की चीज़ें जो मान्यताएं हैं वो उस चीज़ को अपनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म के लोगों का खान पान अलग है, ठीक वैसे ही अन्य लोगों का खान पान अलग हो सकता है। जैसे इंडिया का खान पान अलग है, अन्य देशों का अलग है। हो सकता है कि उत्तर भारत के लोग जो है ना
ये एक महत्वपूर्ण विविधता ये है भारत में कि उत्तर भारत के लोग जो है दाल चावल और उसके बाद रोटी खाना पसंद ज़्यादा करते हैं, वहीं दक्षिण भारत के लोग जो है ना इडली सांभर ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, डोसा हुआ, ये तमाम चीज़ों को खाते हैं। फिर देखिए विविधता अगर भारतीय समाज में देखिएगा तो आप देखिएगा रहन सहन हमारा अलग अलग ढंग का है। जहाँ हम लोग बिहार वाले लोग हैं शर्ट पैंट पहनते हैं, वहीं दक्षिण भारत के लोग क्या होता है वो आप देखिएगा कि एगो शर्ट पहनेंगे और उसके बाद नीचे में देखिएगा लुंगी की तरह वो लोग धोती पहनते हैं। तो उनका एक अलग कल्चर है, हमारा एक अलग कल्चर है। लेकिन इतनी विविधताएँ होने के बावजूद हमारे समाज में इतनी विविधताएँ हैं, जैसे रंग में भी विविधता है। जैसे कि मान लीजिए कोई जो है जिसकी चमड़ी जो है वाइट है तो वो वाइट कलर का है, यानी कि आप कह सकते हैं गोरा रंग है उसका, किसी का काला रंग है। तो ये तमाम जो विविधताएं हैं हमारे समाज की, फिर भी हमारे समाज में एक चीज़ जो सबसे बड़ी देखने को मिलती है एकता है। यानी कि भारत की जब भी चर्चा होती है, भारत पे कोई भी दिक्कतें प्रॉब्लम अगर उभर के आती है तो उसके लिए हम लोग सब कोई एक साथ मतलब साथ खड़े हो जाते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहीं ना कहीं एकता को दर्शाता है। तो यही विविधता में आपको ध्यान में रखना है। जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो हमने समझा दिया, अब इसको पढ़ देते हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। भारत एक विशाल देश है जो कि आपको पता है, जो कि लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका एग्जैक्ट आंकड़ा देखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आप इतना ही याद रखिए 32 लाख वर्ग किलोमीटर में ये जो भारत है फैला हुआ है। भारत के उत्तर में जो है हिमालय श्रृंखला देखने को मिलती है, जो कि आपको पता है कि हिमालय भारत के उत्तर में अवस्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। उसके बाद देखिए दक्षिण भाग जो है समुद्री इलाकों से घिरा हुआ है, यानी कि कोस्टल एरिया है, समुद्री भाग है, अरब सागर, फिर देखिएगा आप इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे है हिंद महासागर, इससे घिरा हुआ है नीचे का भाग। उसके बाद देखिए भारत में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, धर्म को के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज की विविधता को दर्शाता है, जो इस बात का द्योतक है कि ये हमारे समाज की प्रमुख विशेषता है। यानी कि इतनी विविधता जो है ना किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी जितनी भारत में है, और ये विशेषता हमारे देश की है जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है। ठीक है, तो पहली विशेषता ध्यान में रखिएगा कि विविधता में एकता, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, इन इंडिया, ये याद रखिएगा। यानी विविधता में एकता हमारे समाज की प्रमुख विशेषता है, जिसमें कि कई एक धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, कई एक जाति के लोग रहते हैं, कई एक संस्कृति के लोग रहते हैं, खान पान सबका अलग अलग है, पहनावा ओढ़ावा सबका अलग अलग है, जो कि हमारे देश की प्रमुख विशेषता है। पहली विशेषता आप ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरी विशेषता को आप देख लीजिए, यही हाथ लगे हाथ। तो दूसरी विशेषता क्या, हमारे समाज में दूसरी विशेषता ये है कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था। संयुक्त परिवार का मतलब ये समझिएगा ना बच्चों कि आप जैसे कि अपने परिवार में रह रहे होंगे तो आपके साथ आपके दादा रहते होंगे, दादी रहती होंगी, आप रहते होंगे, आपके चाचा वगैरह लोग रहते होंगे, या बड़े पापा आपके रहते होंगे, या फुआ वगैरह रहती होगी। तो इसी को संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, और एकल परिवार का मतलब होता है ना बच्चों जिसमें केवल आपके पापा मम्मी और आप और आपके भाई लोग रहें। तो बस इसी को एकल परिवार, यानी कि जिसमें आपके माता पिता, आप और आपके भाई लोग रहे या बहन लोग रहे, बस इतना ही। लेकिन संयुक्त परिवार का मतलब होता है जिसमें दादा से लेके उनका बच्चा लोग जितना होगा, वो आपके पिताजी के बच्चे जो होंगे, आपके चाचा के बच्चे जो होंगे, आपके बड़े पापा के बच्चे जो, ये सभी लोग अगर मिलजुल कर रह रहे हैं तो इसी को संयुक्त परिवार बोला जाता है। लेकिन अब समाजशास्त्र की भाषा में भी आपको समझना होगा, ये तो जनरल लैंग्वेज हुआ, लेकिन अब समाजशास्त्र की भाषा में थोड़ी बहुत हेर फेर के साथ इसको समझ जाइए, जो कि इसकी टेक्निकल वर्ड है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा। वैसा परिवार जिसमें अनेक पीढ़ी के लोग, यानी कि आपके दादा हो गए, आपके चाचा हो गए, आपके पिताजी हुए, चाचा लोग का बेटा हुआ, आपकी फुआ लोग हुई, ये सब यानी अनेक पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं, यानी खाते पीते हैं, एक साथ अर्जित आय आपस में बांटते हैं, यानी कि जो भी वो कमाते हैं आपस में अपने अपने भाइयों में, अपने पिताजी में बांट देते हैं। तो इसे ही संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार कहा जाता है। प्रारंभ से ही भारतीय समाज की ये प्रमुख विशेषता रही है कि यहाँ पे संयुक्त परिवार का जो प्रचलन शुरू से रहा है। ठीक है, यहाँ का जो समाज है ना, ये बड़ा इसलिए भी होता था, यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो संयुक्त परिवार पर इसलिए चलती थी ना बच्चों, ताकि यहाँ के लोग जो है ना पहले से ही खेती करते थे शुरू से ही। तो खेती कार्य जब भी होता है ना बच्चों, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे कि खेती के लिए हल से जोतने का कार्य होता है, फिर फसल को रोपने का कार्य होता है, उसकी कटाई होती है, उसको फिर संग्रहित करके यानी अनाज को निकाला जाता है। तो ये तमाम कार्य के लिए ना ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। इसीलिए शुरू से ही भारतीय समाज में जो है लोग एक साथ रहते थे, इसी को बोला जाता था संयुक्त परिवार। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। और लेकिन समय के साथ ये व्यवस्था अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जैसे जैसे समय परिवर्तित होते जा रहा है ना बच्चों, ये चीज़ें अब धीरे धीरे हमारे समाज से खत्म होती जा रही है। आप देखिएगा बहुत कम ही लोग हैं जिनके परिवार के लोग जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, अन्यथा लोग अलग अलग रहना ही पसंद अब करने लगे हैं, जो कि हमारे समाज की एक विकृति है, जो कि एक कमजोरी बन के उभर रही है।
ये एक तरह से विनाश का ही एक तरह से एक लक्षण दिखता है, जो कि हमारे समाज के लिए सबसे अच्छी बात ये है ना बच्चों कि सब मिलजुल कर रहे हैं। अगर मिलजुल कर रहिएगा तभी तो आप विकास कर सकते हैं, यानी संयुक्त परिवार में ही लोगों का अच्छे से विकास हो सकता है। लेकिन एकल परिवार की जो कंसेप्ट आ गया है ना, अलग अलग रहने का कंसेप्ट, ये भी हमारे लिए ठीक है, लेकिन इससे जो है ना अपनापन खत्म होता जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि इसकी दूसरी विशेषता यानी भारतीय समाज की दूसरी विशेषता ये है कि संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था जो हमारे यहाँ चली आ रही है, ठीक है, जो अभी भी चल रही है, जो कि समाज में विद्यमान है। ठीक, तीसरी विशेषता आप देख लीजिए इसकी क्या है। तो तीसरी विशेषता है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था आप जानते हैं कि समाज में कई एक जाति के लोग रहते हैं, आपकी भी जाति कोई होगी, आपके अगल बगल में जो लोग रहते होंगे उनकी भी अलग अलग जाति होगी। तो ये जो जाति व्यवस्था वाला व्यवस्था है ना, ये शुरू से चला रहा है, यानी प्राचीन काल से ही देखिएगा, वैदिक काल से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली व्यवस्था चलती थी, और यही चीज़ें बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई, और आज कई एक जाति में भारतीय समाज बटा हुआ है। ये केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्म के लोगों में भी कई एक जाति के लोग रहते हैं, जैसे सिया सुन्नी ये सब होते हैं। फिर आप देखिएगा कि अन्य धर्म के लोग जो हैं उनमें भी ये व्यवस्थाएं चलती आ रही है। यानी कि भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पे विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा कि कई एक जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता जाति व्यवस्था भी रही है। भारतीय समाज में कई एक जाति के लोग रहते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, और इन सभी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं ना, वो कई एक जातियों में विभाजित हैं। हिंदू समाज में कई जाति है, उसके बाद इसी प्रकार से अन्य जो धर्म के लोग हैं ना, उनमें भी कई एक जाति के लोग हैं, और कई एक जाति में वो समाज भी बटा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये ध्यान में रखिए कि भारत में कई एक जाति के लोग रहते हैं, जो कि इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक, उसके बाद आ जाइए अगली व्यवस्था यानी अगली विशेषता को देख लीजिए, आध्यात्मिकता। यानी अध्यात्म का मतलब क्या समझते हैं आप, जो कि आप ईश्वर से अपना अनुराग जोड़ते हैं। यानी कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि जो है ना, वो अध्यात्म का कार्य करते थे, जिसके बदौलत वो अपने जो है ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करने का कार्य करते थे। और आज भी लोग अध्यात्म से जुड़ने के लिए इसलिए बोलते हैं ना, ताकि आप कंसाइज मतलब एक तरह से आपका दिमाग स्थिर रह सके, और कोई भी कार्य करें तो आप उसको लगन पूर्वक कर सके। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। आरंभ से ही भारतीय समाज विभिन्न धर्मों और मतांतरों का संगम स्थल रहा है। यानी कि यहाँ पे कई एक धर्म के लोग रहते थे शुरू से ही। सभी जीवों का कल्याण, दया, विश्वास, परोपकार, सहानुभूति, सहनशीलता आदि विचारों की प्रधानता भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। यानी कि भारत के समाज में रहने वाले लोगों का एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है ना, वो ये था कि वो सभी जीवों का कल्याण करना चाहते थे। यानी करने की बात आज भी हम लोग करते हैं। कोई भी पशु पक्षी है और हम लोग देखते हैं वो चोटिल हो गया, घायल हो गया, तो हम लोग उसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर उसको एक तरह से पनाह देने का कार्य हम लोग भी करते हैं। दया और विश्वास, ये हमारे समाज की एक प्रमुख विशेषता है बच्चों। परोपकार मतलब अच्छा कार्य करने की हम लोगों को हर हमेशा शिक्षा दी जाती है, आप शुरू से इसकी शिक्षा लेते होंगे। सहानुभूति और सहनशीलता का मतलब होता है ना किसी के प्रति सहानुभूति रखना। सहानुभूति का मतलब होता है ना कि मान लीजिए कोई व्यक्ति के साथ कुछ अप्रिय घटना हुई, यानी कि गलत घटना घटित हो गई, तो हम लोग उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं कि भाई आज आपके साथ हुआ है, तो आज हम लोग सबको ही आपके साथ खड़े हैं, आपको मतलब कोई ज़रूरत हो तो आप हमसे बोल सकते हैं। ये हमारे समाज की एक विशेषता है। अब देखिएगा, उसके बाद देखिए सहनशीलता, यानी कि कोई भी दिक्कत हम लोगों को होती है तो उसको हम लोग सहने की भी हम लोग में एक क्षमता होती है। ठीक है, तो यह भी हमारे यहाँ की प्रमुख विशेषता है। हमारे समाज में लोग जन्म, आत्मा, पाप, पुण्य, कर्म, धर्म, मोक्ष, यह सब भी भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता है, जो कि जिस पर हम लोग मतलब एक तरह से विश्वास रखते हैं कि जैसे पुनर्जन्म होता है, ये हमारे समाज या हमारे धर्म में इस बात की चर्चा है। फिर आत्मा परमात्मा की चर्चा है। फिर पाप पुण्य की चर्चा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो उसको पाप समझा जाता है, फिर अच्छा कार्य कोई करता है तो उसको पुण्य माना जाता है। फिर देखिए मोक्ष की बातें होती है। हर एक व्यक्ति अपना चाहता है ना कि जब उसकी मृत्यु हो तो वो मोक्ष को प्राप्त कर ले। मोक्ष का मतलब होता है अंतिम शून्य, मतलब कि फिर उसका जन्म कभी नहीं हो। ये हर व्यक्ति की लालसा होती है कि वो मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो ये हमारे समाज की एक प्रमुख विशेषता है, यानी हमारे अध्यात्म की एक प्रमुख विशेषता है कि आप देखिएगा प्राचीन काल से लेकर अभी तक जितने भी ऋषि मुनि हैं ना, तो वो मोक्ष की प्राप्ति को ही अपना ध्यान लगाते हैं, ताकि वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे तो उनका फिर जन्म नहीं होगा, और उसी को वो सर्वोत्तम मानते हैं। ठीक है, जो कि हमारे समाज की और हमारे देश की प्रमुख विशेषता है। तो इस तरह आप आध्यात्मिकता को भी ध्यान में रखिएगा कि हमारे देश की एक प्रमुख विशेषता है। अन्य देश के लोग ये बात नहीं मानते, बट भारत में रहने वाले लोग इस पर ध्यान देते हैं कि उनको लगता है कि पुनर्जन्म होता होगा, यानी इस जन्म के बाद भी हमारा जन्म होगा। ये बात यहाँ के लोग मानते हैं। अगर हम गलत कार्य करते हैं तो उसको हम लोग पाप समझते हैं, यही अगर हम लोग अच्छा कार्य कर लेते हैं तो उसको पुण्य समझते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ की प्रमुख विशेषता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक,
अब अगली विशेषता है खान पान और रहन सहन में विविधता। ये देखिए, अब खान पान में कैसे, इसको तो हम पहले भी बता दिए आपको। तो देखिए, हमारे समाज में रहने वाले कोई भी लोग हैं ना, चाहे हम हो आप हो, सबों का खाना पीना अलग अलग है। मान लीजिए हमको चावल दाल सब्जी पसंद होता हो तो आपको रोटी पसंद आता हो, ठीक है। तो आप देखिएगा कि भारत में रहने वाले लोग कई एक तरह के खाना पीना खाते हैं। यहाँ कई एक तरह का व्यंजन पसंद लोग करते हैं। जैसे कि उत्तर भारत के लोग जो होते हैं ना, वो गेहूँ और चावल का ज़्यादा सेवन करते हैं, ठीक है। वहीं दक्षिण भारत के लोग क्या करते हैं बच्चों, तो वहाँ के लोग जो है ना, जैसे कि मान लीजिए इडली है, डोसा है, फिर देखिएगा नारियल का पानी हो गया, नारियल का तेल हो गया, ये सब का ज़्यादा सेवन वो लोग करते हैं। चूँकि आप देखिएगा दक्षिण भारत में नारियल की पैदावार ज़्यादा होती है, तो वो लोग नारियल से बने हुए व्यंजनों का ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक। उसी तरह आप आ जाइए कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल का लोग खाने पीने में देखिएगा मछली चावल ज़्यादा पसंद करता है। वो लोग मछली चावल ही खाएंगे, ज़्यादा उनको पसंद यही होता है। वहीं आप बिहार का लोग को देखिएगा तो ये ज़्यादातर दाल चावल सब्जी यही सब खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यंजन यानी कि खान पान में जो विविधता देखने को मिलती है, यह भी हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसको देखिए, भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ खान पान जो है ना, उसमें भी विविधता पाई जाती है। यहाँ के लोग जो है ना, गेहूं और चावल से बने हुए व्यंजन को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। वहीं दक्षिण भारत के लोग इडली डोसा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो खान पान से संबंधित जो विविधता है उसको आप समझ गए होंगे। अब देख लीजिए रहन सहन से संबंधित विविधता। तो रहन सहन में भी विविधता देखने को मिलती है भारतीय समाज में, चूँकि यहाँ के लोगों का पहनावा ओढ़ावा सबका अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए उत्तर भारत के लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, जैसे कि हम लोग भी, आप भी देखते होंगे कि शर्ट पैंट पहनना पसंद करते हैं। यहाँ की लड़कियाँ जो है वो स्कर्ट, और फिर आप कह सकते हैं वो, देखिए लड़कियों के कपड़े के बारे में हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हम इतना बोलते हैं कि सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं। ठीक वैसे ही आप देखिएगा कि दक्षिण भारत की महिलाएं जो है वो लोग साड़ी जो पहनती हैं उसका एक अलग कल्चर है। वहीं आप देखिए पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो है वो जो साड़ी पहनती हैं उसका एक अलग कल्चर है। वहीं बिहार की महिलाएं जो है उनका जो साड़ी पहनने का तरीका है वो अलग है। फिर देखिएगा जहाँ उत्तर भारत के लोग शर्ट पैंट पहनना पसंद करते हैं, वहीं दक्षिण भारत के लोग देखिएगा धोती और वो पहनते हैं, वो कमीज या नहीं तो आप कह सकते हैं कुर्ता, वो पहनना पसंद करते हैं। तो ये हमारे यहाँ की एक विविधता है, जो कि एक स्पेशल चीज़ है, जो कि हमारे यहाँ के लोगों में ही पाया जाता है ये चीज़, इतनी डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं देखिए शर्ट पैंट हम लोग पहनना पसंद करते हैं उत्तर भारत के लोग, वहीं दक्षिण भारत के लोग क्या पहनते हैं, लुंगी या कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। जहां उत्तर भारत के अधिकांशतः महिलाएं साड़ी पहनती हैं, वहीं पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं ना, उसमें कई एक तरह का अंतर देखने को मिलता है। उत्तर भारत की महिलाओं की साड़ी पहनने में भी अंतर देखने को मिलता है। यह विविधता भी हमारे समाज में अमिट धरोहर के रूप में देखी जा सकती है, यानी कि यह भी एक विशेषता है हमारे समाज की। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे समाज में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इतनी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखिएगा ना बच्चों, तो ये आपका आंसर भी बहुत अच्छा उत्तर आपका तैयार होगा। आप इतना लिखिएगा तो आप यकीन मानिए आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको याद हो गई हो या ध्यान में रहे, आप चीज़ों को समझ गए होंगे ना, तो आप आसानी से लिख लीजिएगा। जितनी चीज़ें हमने बताई है ना, इसका हम PDF नोट्स आपको दे देंगे टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इन तमाम चीज़ों का लिखित नोट, यानी कि आप कह सकते हैं आपको PDF फॉर्म में भी दे देंगे, वो हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो आप उसको ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा आराम से। बहुत ज़्यादा बड़ा होगा भी नहीं, कंसाइज फॉर्म में है, यानी कि जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन चीज़ों को उसमें समायोजित की गई है, यानी कि रखा गया है, और उसको आप लिख दीजिएगा ना, तो आपको बेहतरीन नोट्स मिलेगा और बेहतरीन नंबर भी मिलेगा। उसमें कई एक तरह की हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो डायग्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स में। तो आप उसको ज़रूर ले लीजिएगा, फ्री में है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, कहीं आपसे पैसा का डिमांड भी हम नहीं करते हैं। तो बस आपको यही करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो सारा चीज़। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया हो ना, प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चूँकि देखिए कोई भी वीडियो हम लोग बनाते हैं तो मेहनत ज़रूर करते हैं, तो मेहनत का लाभ यही होगा ना कि अन्य लोगों तक पहुँचेगी चीज़, और अन्य लोगों या आपके दोस्तों तक पहुँचेगा तो हमें भी लाभ मिलेगा। आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, अपने स्कूल या कॉलेज के जो भी ग्रुप में है ना, तो वहाँ पर डाल दीजिए इस वीडियो को, वहाँ के लोग भी देखेंगे उसको, ताकि उन्हें भी लाभ मिल सकेगा, ठीक। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपको।